मुझे हार मान लेनी चाहिए या फिर नहीं? आप ना जिंदगी में कम से कम 1000 बार इस सवाल का सामना करते हैं। आप एक साइन की उम्मीद करते रहते हैं जो आपको बताए कि क्या करना चाहिए, लेकिन ज्यादातर समय ये आता ही नहीं। क्या आप चाहते हैं कि आपको पहले से ही पता हो कि जो आप करना चाहते हैं वो आप करने के लायक है भी या नहीं? क्या आप 100% श्योर होना चाहते हैं कि आपको क्विट कर देना चाहिए या फिर नहीं? अगर हाँ, तो ये बुक आपके लिए एक गाइड का काम करेगी। जी हाँ दोस्तों, तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बुक समरी की इस इंटरेस्टिंग जर्नी में। जैसा कि आप जानते हैं कि यहाँ पर आप बुक समरीज को सुन सकते हैं और उन्हें पढ़ भी सकते हैं। और आपके इस सफर में मैं हूँ आपके साथ प्राची। आज जो बुक समरी हम आपके लिए लेकर आए हैं उसका नाम है द डीप, अ लिटिल बुक दैट टीच यू व्हेन टू क्विट एंड व्हेन टू स्टिक, जिसे लिखा है सेथ गॉर्डन ने। अगर बुक की बात करें ना, तो क्या आपने कभी सोचा है अगर आपने किसी चीज को छोड़ा नहीं होता तो क्या होता? जब आप उन चीजों के बारे में सोचते हैं जिन्हें पूरा करने का इरादा आपने छोड़ दिया, तो क्या आप रात को चैन से सो पाते हैं? इस बुक में ना हम क्विट करने यानी चीजों को छोड़ने के बारे में बात करेंगे। ये भी कि ये इतना भी बुरा नहीं होता जितना कि लोग जानते हैं। क्विट करने का ये मतलब नहीं कि आप फेल हो गए। आपको पता चलेगा कि स्ट्रेटेजिक क्विटिंग नाम की भी एक चीज होती है। आप ये भी जानेंगे कि नंबर 1 होना इतनी बड़ी बात क्यों है। अब लोगों को ना टॉप पर रहना इतना क्यों पसंद होता है। आप ये भी समझेंगे कि क्विट करना कैसे नंबर 1 होने से जुड़ा हुआ है। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि जरूरी नहीं आपने कभी कोई चीज छोड़ा नहीं तो आप सक्सेसफुल हो जाएंगे। इसमें आपको पता चलेगा कि कब क्विट करना है। अब इन 3 कर्व्स पर ना आप ध्यान देंगे, जिसमें आता है द डीप, द कॉल-डे-सैक और द क्लिफ। इनमें से ना द डीप वो एक लौता कर्व है जिसे असल में पाने की कोशिश की जानी चाहिए। द कॉल-डे-सैक और द क्लिफ आपको फेलियर की ओर ले जा सकते हैं। आप जानकर चकित हो जाएंगे कि अभी भी ना आप ना जाने कितने द कॉल-डे-सैक और द क्लिफ पर खड़े हैं। हमें हमेशा पता नहीं होता कि हमें कब क्विट करना चाहिए। जब लोग हार मान लेते हैं तो हम उनकी मजाक उड़ाते हैं, अब उनकी बेइज्जती करते हैं और उन्हें शर्मिंदा महसूस कराते हैं। हमारे दिमाग में ये फितूर बैठ गया है कि हार मान लेना या क्विट कर देना सिर्फ और सिर्फ बुरा होता है और ये एक हारे हुए आदमी की निशानी होती है। ये माइंडसेट वो मेन कारण है जिसकी वजह से कितने सारे लोग फेल हो जाते हैं। और ये बुक आपको सिखाएगी कि आप अपने सपने के तरीके को कैसे बदलें। तो चलिए दोस्तों, समरी शुरू करने से पहले हम ये जानेंगे कि ये समरी किसे पढ़नी चाहिए। तो सभी स्टूडेंट्स को, यंग और मीडियम एज के एडल्ट्स को, एम्प्लॉयज को और हर प्रोफेशन के लोगों को। और बात करें ऑथर की, तो सेथ गॉर्डन एक ऑथर, ब्लॉगर, लेक्चरर और बिजनेसमैन है और वो एकिम्बो के फाउंडर भी तो हैं। ये एक ऐसी कंपनी है जो लीडरशिप और मैनेजमेंट स्किल के लिए वर्कशॉप ऑफर करती है। अब सेफ ने 19 बेस्ट सेलिंग बिजनेस बुक लिखी है और 2018 में ना उन्हें अमेरिकन मार्केटिंग एसोसिएशन के मार्केटिंग हॉल ऑफ द फेम में शामिल किया गया था। तो चलिए इसी के साथ बुक समरी स्टार्ट करते हैं, जिसका फर्स्ट चैप्टर कहता है बीइंग द बेस्ट इन द वर्ल्ड इज सीरियसली अंडररेटेड। इस दुनिया में ना हार मानने की इच्छा हर जगह मौजूद है। जब आप बाइक चलाना सीखते हैं तब आप हार मान लेना चाहते हैं। जब आपको जॉब में प्रमोशन नहीं मिलता तब आप हार मान लेना चाहते हैं। और कई फेमस कोट हमें आगे बढ़ने के लिए एनकरेज करते हैं। आपको बस ना मुश्किल दौर में डटकर लगे रहना है और अंत में आपकी मेहनत जरूर रंग लाएगी। अब ये एक बुरी सलाह है। ज्यादातर समय ना विनर्स क्विट कर देते हैं। वो लूजर इसलिए नहीं है क्योंकि उन्हें पता है कि सही समय पर कब क्विट करना है। हाँ, बेशक कुछ लोगों को कामयाबी तब मिलती है जब वो लंबे समय तक संघर्ष का डट कर सामना करते हैं, लेकिन जो लोग किसी नई चीज पर फोकस करने के लिए शुरुआत में क्विट कर देते हैं ना, उन्हें इसके अलग फायदे मिलते हैं। तो आइए इसे एक कहानी से समझते हैं। अब है ना सुप्रीम कोर्ट में लॉ क्लर्क है। अब ना जाने कितने लॉ ग्रेजुएट उसकी तरह बनने की तमन्ना करते हैं। यूनाइटेड स्टेट में 42,000 लॉ ग्रेजुएट्स में से सिर्फ 37 को क्लर्कशिप दी गई है। अब है ना उनमें से एक थी। क्लर्कशिप ग्रेजुएशन को लॉ फर्म्स, पार्टनर्स, जज, यहाँ तक कि सीनेटर्स बनने में मदद मिलती है। अब है ना कोई भाग्यशाली नहीं थी, बल्कि वो बुद्धिमान और मेहनती थी। उसे क्लर्कशिप उसकी अटलता और धुन की वजह से मिली थी, ना कि किसी लक की वजह से।
अब एक और बात जो हैना को उन 36 क्लर्क से अलग करती है वो ये कि उन्होंने क्विट नहीं किया था। वो 42,000 ग्रेजुएट क्लर्कशिप को क्विट कर दूसरी जॉब की तलाश में जुट गए थे। लेकिन देखा जाए तो हैना भी तो एक क्विटर है। आज वो जिस मुकाम पर थी वहां तक पहुंचने के लिए उससे कई और काम छोड़ने पड़े थे। क्लर्क की पोजीशन मिलने का मतलब ये है कि वो कोई और जॉब मैनेज नहीं कर सकती। अब हैना ना लॉ की दुनिया में बेस्ट ऑफ द बेस्ट बनने की कोशिश कर रही थी और यही कारण है कि वो जानती थी कि कब क्विट करना है और कब नहीं। क्या आपने कभी गौर किया है कि कौन या क्या नंबर 1 है? हम इसे इतनी इम्पोर्टेंस क्यों देते हैं? टॉप पर होने का इनाम कभी भी एक समान नहीं होता। जैसे एग्जाम्पल के लिए जब इसे क्रीम के टॉप 10 फ्लेवर की बात आती है तो वनीला नंबर 1 होता है और प्रलिन नंबर 10। अब इंटरनेट आइसक्रीम एसोसिएशन के अनुसार वनीला की दुनिया भर में 30% आइसक्रीम की सेल होती है, जबकि प्रनिल की सिर्फ 2 या 3% ही बिकती है। अब ये एक जिप्स लॉ है। तो जो टॉप पर होते हैं ना उन्हें सबसे ज्यादा फायदे और इनाम मिलते हैं। इसका कारण ये भी है कि आमतौर पर ना लोग और मार्केट विनर्स को ही पसंद करते हैं। आखिर हम नंबर 1 से इतना प्यार क्यों करते हैं? क्योंकि हमारे पास ना ऑप्शन तलाशने के लिए लिमिटेड रिसोर्सेज हैं। जैसे क्या आप किसी एक ऐसे रेस्टोरेंट पे डेट पे जाने का रिस्क लेंगे जिसके बारे में आपने कभी सुना ना हो? अब हमारे पास बहुत ज्यादा टाइम, एनर्जी और पैसा नहीं है, इसीलिए हमें इन रिसोर्सेज को उन लोगों और कंपनीज पे लगाना होगा जो सबसे बेस्ट है। अब नंबर 1 होने का ना एक और फायदा ये भी है कि आप स्पॉटलाइट में बने रहते हैं, यानी आप लोगों की नजर में आते हैं। नंबर 1 होने का मतलब ये भी है कि सिर्फ आप टॉप पर हैं और आपके सारे कॉम्पिटिटर सब नीचे हैं। ये यूनिक क्वालिटी, ये कमी मार्केट के लिए बहुत जरूरी है। जब आप कहीं पढ़ते हैं दुनिया में सबसे बेस्ट, तो एक बार के लिए ना आपकी भौहें भी चढ़ जाती हैं। अब हैना को डिस्क्राइब करने के लिए ना ये सबसे सटीक लाइन है। लेकिन क्या दुनिया में बेस्ट होना असल में मुमकिन है? क्या 7 बिलियन लोगों से भरी इस दुनिया में सबसे बेस्ट होना पॉसिबल है? तो इसका जवाब है बिल्कुल पॉसिबल है। क्यों नहीं? क्योंकि बेस्ट और दुनिया दोनों ही शब्द का मतलब फिक्स्ड नहीं है। ये हर एक के लिए अलग अलग होता है, यानी ये अपनी अपनी राय पर बेस्ट होता है। अब जैसे इमेजिन करो कि आप एक वीडियो एडिटर की जॉब के लिए अप्लाई करते हो। अगर कोई आपसे ये कहता है कि आप इस काम के लिए सबसे बेस्ट हैं, तो इंटरव्यू लेने वाला भी आपको बेस्ट ही समझेगा, क्योंकि यही वो मानता है। अब उस समय जब वो आपसे बात कर रहा होगा तो वो आपको सबसे बेस्ट कैंडिडेट का लेवल दे देगा। अब जहाँ तक ना दुनिया शब्द की बात आती है, तो इंटरव्यू लेने वाला अपनी दुनिया से मतलब रखेगा, यानी वीडियो एडिटिंग की दुनिया जिसे वो जानता है और समझता है, और बाकी चीजें ना उसके लिए मायने नहीं रखेंगी। तो आज की दुनिया में अब सिर्फ एक बेस्ट गाना या कॉफी नहीं रह गई। आज बहुत सारे मिनी मार्केट बन गए हैं जो अपनी अपनी दुनिया में बेस्ट बनने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे अगर आप तुलसी के ऑर्गेनिक मार्केट का हिस्सा हैं, तो आप उस दुनिया और मार्केट में बेस्ट बनने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें हम बात करेंगे द मैजिक ऑफ थिंकिंग क्विट की। हार मान लेना या क्विट कर देना सुनने में कितना बुरा लगता है ना? अब हमारी जिंदगी में लोग हमेशा ये याद दिलाते हैं कि हमें कोशिश करते रहना चाहिए, कड़ी मेहनत करते रहना चाहिए। लेकिन आपके साथ भी तो कभी कुछ ऐसे वाक्य जरूर हुए होंगे जब आपने वो सब कुछ किया जो आप कर सकते थे, लेकिन फिर भी ना अंत में आपको हार माननी पड़ी, आपके हाथ कुछ नहीं लगा। अगर सक्सेस पाने का मतलब ही डटकर मेहनत करना और हार ना मानना है, तब भी आप सक्सेसफुल क्यों नहीं हैं? क्यों वो लोग जीत जाते हैं जो आपसे कम टैलेंटेड हैं? इसका जवाब जानने के लिए ना आपको स्ट्रेटेजिक क्विटिंग को समझना होगा। ये आपको ऐसी सिचुएशन की पहचान करने में मदद करेगी जो आपके क्विट करने का कारण बन सकती है। ये अलग अलग कर्व्स के माध्यम से समझाया गया है। एक बार जब आप ये जान लेंगे तो सच में जो आप चाहते हैं उसे पाने के रास्ते पर होंगे। इसमें कर्व 1 आता है द डी, यानी जब आप कुछ नया शुरू करते हैं तो बहुत मजेदार और एक्साइटिंग हो सकता है। आप देखेंगे कि आप जितनी ज्यादा कोशिश करेंगे आपको रिजल्ट भी उतने ही ज्यादा मिलेंगे। अब हमें समझने के लिए एक लाइन को ना ऊपर जाते हुए इमेजिन करें। मान लीजिए कि आप पहली बार केक बेक कर रहे हैं या सिलाई करना सीख रहे हैं। ये आपके लिए नया और दिलचस्प है और आप इसमें बहुत सारी एनर्जी और टाइम लगाते हैं, लेकिन उसके बाद उसमें ना एक डीप आता है, यानी झुकाव और गिरावट। डीप वो टाइम पीरियड होता है जिसमें आप एक बिगनर से एक्सपर्ट में बदलते हैं। अब यहाँ एक एफर्ट्स पूरा लग रहा है लेकिन रिजल्ट कम मिल रहा है। अब ये बिल्कुल वैसा है जैसे आपने सिलाई और बुनाई तो सीख ली,
लेकिन आपके फाइनल प्रोडक्ट में वो सफाई या परफेक्शन अब तक नहीं आया। अब डीप वो लंबा रास्ता है जो आपको बिगनर्स लक और असल अचीवमेंट से अलग करता है या फिर रोकता है। डीप का एक एग्जाम्पल ना कॉलेज में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। अब बहुत सारे मेडिकल स्कूल इस सब्जेक्ट को इस्तेमाल उन स्टूडेंट को फिल्टर करने के लिए करते हैं जिनमें इंटरेस्ट और मोटिवेशन की कमी होती है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बेहद मुश्किल सब्जेक्ट है और अगर आप इसे हैंडल नहीं कर सकते तो मेडिकल स्कूल आपके लिए बिल्कुल नहीं है। शुरुआत में ना लोग मेडिकल स्कूल में एंट्री के लिए आपकी पीठ थपथपाएंगे और आपको बधाई देते हैं। इसके साथ साथ वो आपको पॉजिटिव फीडबैक भी देते हैं, लेकिन मेडिकल स्कूल में कुछ महीनों के बाद आपको एहसास होता है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कितना मुश्किल है। अब आपको ऐसा लगने लगता है जैसे आप बर्बाद हो चुके हैं। अब ध्यान देने वाली बात जो सबसे जरूरी है वो ये है कि डीप से निकलने वाले लोगों ने सिर्फ इसे सहन नहीं किया बल्कि इससे बाहर निकलने के लिए कड़ी मेहनत भी की है। एक बार ना जब आप इससे बाहर निकल जाते हैं तो आपके एफर्ट्स और रिजल्ट फिर से ऊपर चले जाते हैं। अब दूसरा कर्व आता है द कॉर्डे सेक। ये एक फ्रेंच शब्द है जिसका मतलब होता है डेड एंड, यानी जब आप काम करते जाते हैं लेकिन फिर भी कुछ नहीं होता तो आप कॉर्डे सेक में होते हैं। हालांकि ये और खराब नहीं होता लेकिन ये बेहतर भी नहीं होता। जब भी आप खुद को कॉर्डे सेक में पाएं तो इससे तेजी से बाहर निकलने की हिम्मत करें। एक डेड एंड ना आपको कुछ और ट्राई करने से रोक देता है, वो सब कुछ भी जो आपको कामयाबी दिला सकता है। अब बात कर लेते हैं तीसरे कर्व की जो है द क्लिफ। क्लिफ का ना परफेक्ट एग्जाम्पल सिगरेट है। उसे नशे की लत के लिए बनाया गया था। आप जितना ज्यादा स्मोक करते हैं ये उतना ही ज्यादा बहाने लगता है, आपको मजा आने लगता है और इसका चार्ट एक चट्टान के जैसा होता है। आप सिगरेट पीने के आदी हो जाते हैं और बाद में इसे छोड़ना बेहद मुश्किल हो जाता है। आप इसे तभी छोड़ते हैं जब आप चट्टान से गिर जाते हैं, यानी आप सिगरेट पीना तभी छोड़ते हैं जब आपको इसके साइड इफेक्ट से तकलीफ होने लगती है। अब कॉर्डे सेक और क्लीफ ना दोनों एक ही दिशा में ले जाते हैं। अब फेलियर कॉर्डे सेक आपको कहीं लेकर नहीं जाएगा। अब जहां तक क्लिफ का सवाल है एग्जिस्टिंग, लेकिन ये भी आपको कहीं नहीं लेकर जाएगा। आप जान जाएंगे कि जो आप कर रहे हैं वो करने के लायक हैं क्योंकि वहाँ डीप है। डीप ना आपके सक्सेस के चांस को बढ़ा देता है। किसी चीज में कामयाब होने का मतलब है कि आपको उस समय से आगे बढ़ना होगा जब हार मान लेना सबसे आसान ऑप्शन लगता है। अगर डीप होता ही नहीं तो हर कोई बेस्ट टेनिस प्लेयर, डायरेक्टर, म्यूजिक ये सब बना सकता था। पर डीप का प्रोसेस इस बात का ध्यान रखना है कि सिर्फ सबसे बेस्ट ही टॉप पर जाएगा। एलिमिनेशन का ये प्रोसेस वैल्यू क्रिएट करता है। जो लोग डीप से बाहर निकलने के लिए अपना टाइम, एनर्जी और एफर्ट्स लगाते हैं ना, वो दुनिया में बेस्ट बन जाते हैं। वो क्विट करने से या एवरेज बने रहने को स्वीकार नहीं करते। टॉप पर पहुंचना ही उनका इकलौता मिशन होता है, क्योंकि डीप से सिर्फ गिने चुने लोग ही बाहर निकल पाते हैं। इसलिए आप यूनिक और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बन जाते हैं। तो आइए स्नोबोर्डिंग का एक एग्जाम्पल लेते हैं। ये बहुत ही एक्साइटिंग एक्टिविटी है और इसे करते वक्त आप बहुत ही कूल लगते हैं, लेकिन फिर भी इतने कम स्नोबोर्डर्स क्यों होते हैं? अब इसका कारण ये है कि उसे ठीक तरीके से सीखना बहुत मुश्किल है। आप बैलेंस बनाए रखने और स्नोबोर्ड को चलाने में काफी दिन लग जाते हैं। इसके अलावा ना जाने आप कितनी बार गिरते भी हैं और आपको चोट भी लगेगी। इससे आदमी की ना हिम्मत टूटने लगती है और अक्सर लोग इसे बीच में ही छोड़ देते हैं। ऐसी सिचुएशन में सबसे बहादुरी का काम होता है एक कदम पीछे हटाने की बजाय एक कदम और आगे बढ़ाना, और ये एक एक कदम आपको डीप से बाहर ले आता है। देखिए, समझदारी तो इसी में है कि आप स्नोबोर्डिंग करें ही ना, क्योंकि जब आपको पता है कि आप इसे बीच में छोड़ने वाले हैं। और सबसे बेवकूफ़ी की बात तो तब होती है जब आप इसकी शुरुआत कर देते हैं और इसमें बहुत सारा टाइम, एफर्ट्स और पैसा लगा देते हैं, लेकिन डीप महसूस करते ही आप हार मानने लगते हैं। आपको ऐसी बेवकूफ़ी करने से बचना चाहिए, क्योंकि इससे ना सिर्फ फेलियर ही हाथ लगेगा और कुछ नहीं। वहीं दूसरी ओर ना हिम्मत और समझदारी से की गई चीजें कई फायदे लेकर आती है, फेलियर नहीं। अब किसी चीज को छोड़ने की तुलना में उसमें अच्छा होना आसान होता है। क्विट करने का मतलब है अपने सर पर एक स्टैंप लगा लेना कि आप नंबर 1 नहीं बन सकते, लेकिन आप अपने साथ सबसे बुरा तब करते हैं जब आप बेस्ट से कम में संतुष्ट हो जाते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि आप अपना टाइम, एनर्जी और पैसा किसी ऐसी चीज में लगा रहे हैं जो एवरेज लेवल का है। अब इसके बजाय ना आप इन रिसोर्सेज को किसी एक्टिविटी में लगा सकते हैं
जो आपको दुनिया में सबसे बेस्ट बना सके। अब अगर आप डीप के समय में क्विट कर देते हैं तो आप अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। अगर आप जानते हैं कि आप डीप को झेल नहीं पाएंगे तो उस वक्त हार मान लेने से तो बेहतर होगा कि आप शुरुआत ही ना करें। अब एक बार ना जब आप इस रूल को गांठ बांध लेते हैं तो आप अपने एफर्ट्स उन चीजों में लगाने लगेंगे जो मायने रखते हैं। क्विट करना या हार मान लेना सच में बेहद मुश्किल होता है। अब कहीं हमारे अंदर गहराई में हम में ऐसा करने की हिम्मत नहीं होती, इसीलिए हम इससे कम यानी एवरेज होने को स्वीकार कर लेते हैं। ये ऐसी सिचुएशन है जहां हम जानते हैं कि हम बेस्ट नहीं हैं, लेकिन ना हम हार भी नहीं मानना चाहते। अब क्विट करने को जैसे एक बुरा शब्द मान लिया गया है और हम इसे अपने साथ नहीं जोड़ना चाहते। अब हम सोचते हैं कि एवरेज होना हमें अंत में सक्सेसफुल बना सकता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। सिर्फ अपने कंफर्ट जोन में रहकर काम करना आपको किसी मुकाम पर लेकर नहीं जाएगा। एवरेज को स्वीकार कर लेना भी एक तरीके से क्विट करने जैसा ही है, लेकिन ना खुद पर यकीन रखें कि आप एवरेज से ज्यादा होना डिजर्व करते हैं। यानी जब आप डीप के उस हिस्से में पहुंच जाएं, जब हार मान लेना ही एक लौता रास्ता हो, तो इस बात को याद रखें कि आपके पास खोने के लिए कुछ नहीं है और ये सोच और नजरिया होने से आपको ताकत मिलेगी। ये ऐसी सिचुएशन है जब आप उस डरावने सच को स्वीकार कर लेते हैं कि आपके सारे पैसे खत्म हो गए हैं या आपकी जॉब चली गई है। अगर आपने इस सिचुएशन का हिम्मत से सामना कर लिया ना, तब आपके लिए कभी कुछ भी मुश्किल नहीं रह पाएगा। आइए इसे कहानी से समझते हैं। अब डेब ना अपनी कंपनी के साथ सालों से काम कर रहा था। वो जानता था कि वो एक डेड एंड जॉब में फंस गया है। वो दुखी और बहुत असंतुष्ट भी था। अब डेब ये जॉब छोड़ने के लिए तैयार था और वो जानता था कि उसके बॉस के सामने कुछ भी बोलने का मतलब था कि उसे निकाल दिया जाएगा। लेकिन डेब को ना अब परवाह नहीं थी। उसने ना सिर्फ अपने बॉस बल्कि उनके भी बॉस का सामना किया। उसने कहा कि उसे वो कंपनी पसंद थी, लेकिन वो ये जॉब छोड़ना चाहता है। अब इतना ही नहीं, उसने अपनी पोजीशन के लिए किसी और का नाम सजेस्ट भी किया। अब डेब बड़ी तेजी से उस मीटिंग से बाहर निकला और आपको जानकर हैरानी होगी कि ना सिर्फ उसे प्रमोशन मिला बल्कि उसके सामने एक नई चुनौती भी दी गई। अब गौर कीजिए कि अगर डेब क्विट करने के लिए तैयार नहीं होता तो उसे वो नहीं मिलता जो वो चाहता था। अब वो ना हमेशा कॉल्ड सेक में फंस के रह जाता। हार मान लेना आपकी सोच और विजन को छोटा कर देता है, क्योंकि आपके सफर का दर्द बड़ा हो जाता है। आप दर्द को कम करने के लिए लॉन्ग टर्म के बजाय शॉर्ट टर्म फायदे पर फोकस करने लगते हैं। अब जैसे एग्जाम्पल के लिए एक बच्चा जो कराटे सीखने जाता है, अब वो अपने शरीर में होने वाले दर्द के कारण वहां जाना बंद करना चाहता है। वो आगे इससे होने वाले फायदे को देख ही नहीं पाता। उसे ना बस लगने लगता है कि अभी इसे छोड़ देने से आजादी मिल जाएगी और कई फायदे भी होंगे, जैसे वो सुबह 2 घंटे ज्यादा सो पाएगा या वो अपने दोस्तों के साथ ना ज्यादा खेल पाएगा। तो शॉर्ट टर्म फायदे का सबसे बड़ा नुकसान ये है कि उस पल उस वक्त उस इंसान पर इसका इतना गहरा असर होता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में ना असर बुरा ही होता है। इसीलिए आपको हमेशा खुद को लॉन्ग टर्म फायदों के बारे में याद दिलाना होगा। किसी जॉब में रिजेक्ट होने का दर्द कुछ हद तक कम हो जाता है। यानी जब आप ये इमेजिन करते हैं कि आप खुद करके दिखाना चाहते हैं, जैसे आपका कोई बिजनेस, जब आप अपने ग्रेजुएट डे को इमेजिन करते हैं तो पढ़ना और अपना होमवर्क करना कुछ हद तक आसान लगने लगता है। अब इस बात का फैसला करना कि आपको क्विट करना चाहिए या फिर नहीं, इस सवाल पर डिपेंड करता है कि आपको डीप में जाने से जिन मुश्किलों का सामना करना होगा वो सच में इसके लायक भी है या फिर नहीं। क्या आप उस दर्द को सहन कर पाएंगे, ताकि ना आगे आपको वो उजाला दिख सके जो आप पाना चाहते हैं। इफ यू आर नॉट गोइंग टू गेट टू #1 यू माइट एज वेल क्विट नाउ। यानी अगर आप अक्सर क्विट करते हैं तो घबराइए नहीं, इसमें कोई गलत नहीं है, बल्कि ऑथर तो इसे एनकरेज करते हैं। जब आप किसी डेड एंड में हो तो आप क्विट करें, और जब आप क्लिफ पर खड़े हो तो आप क्विट करें। उस दर्दनाक तकलीफ के लायक ना हो जो आपको डीप के दौरान महसूस हुई थी तो आप क्विट करें। अब कई बार ना हमारे सामने ऐसे प्रोजेक्ट आ जाते हैं जिनका कोई रिजल्ट नहीं निकलने वाला, तो ऐसे प्रोजेक्ट में टाइम इन्वेस्ट करना आपको जरूरी प्रोजेक्ट से दूर कर रख सकता है। आपके पास दोनों प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करने के लिए ना तो टाइम होता है और ना एनर्जी होती है, तो क्यों ना उस प्रोडक्ट में इन्वेस्ट किया जाए जो मायने रखता है ना। अब ऑथर ये नहीं कह रहे कि अगर चीजें आपके हिसाब से ना चले तो बस आप हार मान ले, नहीं, बिल्कुल नहीं।
वो आपको ना अपनी स्ट्रेटेजी में बदलाव करने के लिए कह रहे हैं। यानी जब हम अपने लिए कोई गोल बनाते हैं तो उसके लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजीज भी बना लेते हैं। तो जब चीजें आपके हिसाब से नहीं चल रही हो तो आपको हार नहीं मानना है, बल्कि अपना तरीका बदलना है। अब इसका ये मतलब ये तो नहीं कि आप फेल हो गए हैं। इसका मतलब सिर्फ ये है कि आप अपनी स्ट्रेटेजी में बदलाव कर उसे और बेहतर बना रहे हैं। अब क्विट करना कोई ऐसा फैसला नहीं जो आप झटके में या अचानक ले लेते हैं। ये एक ऐसी चीज है जिसके बारे में बहुत ही गहराई से सोचना चाहिए। आपको खुद से ये 3 सवाल पूछने होंगे, जिसमें पहला सवाल है, क्या मैं घबरा रहा हूँ? अब आपको ना घबराहट और क्विट के बीच का फर्क मालूम होना चाहिए। घबराहट आपको अचानक से घेर सकती है और उस वक्त ना आपको ऐसा लगने लगेगा कि हार मान लेना ही इकलौता ऑप्शन है। लेकिन स्मार्ट क्विटर पहले ही प्लान बनाकर रखते हैं कि उन्हें कब क्विट करना है। इसीलिए आपको इसके बारे में ना गहराई से सोचना चाहिए। हम में से ज्यादातर लोग सिर्फ इसीलिए हार मान लेते हैं क्योंकि उस पल में हमें वो सबसे आसान लगता है। अब हम ना बस दर्द को खुद से दूर करना चाहते हैं। अपनी घबराहट को अपने फैसलों पर हावी ना होने दे, नहीं तो आपका हर फैसला गलत साबित होगा। अब आता है सवाल नंबर 2। अब मैं किसे इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रहा हूँ? अब ना आप क्विट करने का विचार तब करते हैं जब चीजें आपके हिसाब से नहीं चल रही होती। ये वैसा ही होता है जैसे आपने किसी एक दर्जन कस्टमर को कॉल किया लेकिन आपकी बिल्कुल सेल नहीं हुई, या जब एडवर्टीजमेंट के अलग अलग तरीके से भी एक प्रोडक्ट के लिए कोई कस्टमर अट्रैक्ट नहीं हो पाया। जब आप किसी अकेले इंसान को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करते हैं तो क्विट करना आसान हो जाता है, लेकिन एक मार्केट को, लोगों के एक बड़े से ग्रुप को इन्फ्लुएंस करना एक अलग बात होती है। यानी जब आपको किसी एक इंसान से रिजेक्शन मिले तब आप उसे नजरअंदाज कर सकते हैं। यानी जब आपको कोई एक इंसान ना कहे तो आप ऐसे लोगों से मिल सकते हैं जो आपको हाँ कहेंगे। तो किसी एक के ना कहने से निराश होने का क्या मतलब? अब आता है सवाल नंबर 3, मैं किस तरीके से प्रोग्रेस कर रहा हूँ? इस सवाल के लिए ना 3 जवाब हैं। आप या तो आगे बढ़ रहे हैं, या आप पीछे जा रहे हैं, या आप एक ही जगह पर खड़े हैं। प्रोग्रेस का मतलब कोई बड़ा स्टेप या कोई बड़ी अचीवमेंट नहीं होता, बल्कि एक छोटा सा प्रोग्रेस भी हो सकता है। अब मान लीजिए कि आप एक छोटा सा बिजनेस चलाते हैं और अगर आपके कुछ लॉयल कस्टमर बन जाते हैं तो आप कह सकते हैं कि मेरा बिजनेस ना ठीक ठाक चल रहा है। अब ये भी ना प्रोग्रेस ही कहा जाएगा, क्योंकि ये कस्टमर आपके प्रोडक्ट के बारे में बात करेंगे और आपके लिए कस्टमर लेकर आएंगे, तो औरों से भी ना आपके प्रोडक्ट को ट्राई करने के लिए कहा जाएगा। तो दोस्तों, इसी के साथ अब हम आप पहुंचे इस समरी के कंक्लूजन पर। यानी इस बुक में आपने सीखा कि क्विट करने की बात आती है तो उसे कैसे एक अलग नजरिए से देखना है। क्विट करना ना आपको लूजर नहीं बनाता। यानी जब भी आपको लगे कि आप गलत रास्ते पर आगे बढ़ रहे हैं या किसी गलत गोल को हासिल करने में लगे हुए हैं, तो आप ना बेझिझक क्विट कर सकते हैं। उन्हें छोड़ देने से आपको उन चीजों पर फोकस करने में मदद मिलती है जो आपको ग्रो और इम्प्रूव करने में मदद करते हैं। आपने ये भी जाना कि हम कैसे उन लोगों और कंपनीज को ज्यादा अहमियत देते हैं जो नंबर 1 पे होती हैं। अब हमारे पास ना बहुत लिमिटेड टाइम और एनर्जी है। अब जो लोग टॉप पर हैं, हमें उन्हें ज्यादा महत्व इसीलिए देते हैं क्योंकि ना हम नहीं चाहते कि हमारे रिसोर्सेज वेस्ट हो जाएं। अब आपने ये भी समझा कि सिर्फ इसीलिए कि आप क्विट नहीं करते, इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि आप सक्सेसफुल होंगे। अब कुछ लोगों को ना जो वो चाहते हैं वो आपसे पहले मिल जाता है। अब इसका क्या कारण हो सकता है? क्योंकि उन्होंने स्ट्रेटेजिक क्विटिंग का इस्तेमाल किया था। स्ट्रेटेजिक क्विटिंग के जरिए ही आप जान सकते हैं कि कोई काम सच में करने के लायक है भी या फिर नहीं। अब डीप ना वो साइन है जो बताता है कि आप जो चीज पाना चाहते हैं वो सच में स्ट्रगल करने के लायक है। ये वो टाइम पीरियड है जब आप बहुत ज्यादा एफर्ट्स लगाते हैं लेकिन आपको बहुत कम रिजल्ट मिलता है। डीप ये भी पक्का करता है कि जितने लोग उसमें फंसे हुए हैं वो सब बाहर नहीं आ सकते, बल्कि बाहर सिर्फ वही आते हैं जो उस स्ट्रगल को सहने की हिम्मत करते हैं। अब जो लोग ना इससे बाहर निकल जाते हैं वही अक्सर दुनिया में बेस्ट बन जाते हैं। तो अगर आप क्विट करने का फैसला ले रहे हैं तो इस बारे में ना सोचने के लिए खुद को अच्छा खासा समय दें, क्योंकि जल्दबाजी या घबराहट में डिसीजन बिल्कुल ना लें। जब आपका मन शांत हो जाए तब आप कुछ भी डिसाइड करें। अगर कोई एक आदमी आपको रिजेक्ट कर दे तो निराश बिल्कुल ना हो। आप अपने फील्ड में ना बहुत लोगों से मिल सकते हैं। आपको कोई ना कोई तो ऐसा जरूर मिलेगा जो आपको हाँ कहेगा।
अब प्रोग्रेस ना चाहे कितनी भी छोटी क्यों ना हो, फिर भी वो प्रोग्रेस ही होती है। आपके मंजिल तक ले जाने वाले सफर को एंजॉय करें। अगर आप अपने प्रोग्रेस को मेजर नहीं कर पा रहे तो समझ जाइए कि आप डेड एंड पर हैं। तब ना आप दूसरी अपॉर्चुनिटी की तलाश कर सकते हैं। नंबर 1 की पोजीशन पर आना इतना भी आसान नहीं होता, लेकिन ये भी याद रखिए कि जैसे आसमान की कोई सीमा नहीं है, उसी तरीके से आप कितने ऊपर उड़ान भर सकते हैं इसकी कोई सीमा नहीं है। क्योंकि ना एक दौर ऐसा भी था जब लोग सोचते थे कि दुनिया के एक कोने से दूसरे कोने में जोड़ना नामुमकिन है, लेकिन आज देखिए सिर्फ एक क्लिक से हम दुनिया के किसी भी कोने में कनेक्ट कर सकते हैं। तो खुद को ना लिमिट में बांधकर सीमित ना रखें, क्योंकि आपकी अपनी पोटेंशियल क्या है वो आप खुद नहीं जानते। जब आप किसी एक चीज को छोड़ देते हैं तो वहां रुकिए नहीं, किसी दूसरी चीज की शुरुआत जरूर करें। जिंदगी थमने का नहीं बल्कि आगे बढ़ने का नाम है। और कभी भी ना बेस्ट से कम पर आकर संतुष्ट ना हो। पूरी दुनिया अपना दिल थामे ये देखने के लिए खड़ी है कि आप उसे क्या अलग दे सकते हैं। तो दोस्तों, इन्हीं सारी बातों के साथ ना ये बुक समरी तो यही एंड होती है। आपको ये समरी कैसी लगी ये हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। साथ ही कोई और बुक जिसके बारे में आप जानना चाहते हैं तो वो भी आप हमें लिख भेजिए। इसी के साथ अब होगी मुलाकात एक और इंटरेस्टिंग बुक समरी के साथ। तब तक रखिए अपना खूब ख्याल। जय हिंद।